हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएनटी। ये पार्ट 2 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये पार्ट 2 है, सरल भाषा में समझेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में हमने खास करके कुछ जो टर्म होते हैं, बेसिक परिभाषा हमने देखा, और सीएनटी का पृष्ठभूमि क्या था, कैसे सीएनटी आया, कौन उसके प्रारूप तैयार किए, ये सब हमने देखा। अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें। यहाँ जो सीएनटी हम लोग बात करेंगे, ये देखेंगे काश्तकार क्या होता है, रैयत क्या होता है, ये सब थोड़ा सा समझेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे किस आर्टिकल में क्या है, कौन अध्याय में क्या है। तो ये हम लोग बात करेंगे, बहुत सरल भाषा में समझा जाएगा। और ये मेरा खुद का बना हुआ नोट्स है। मैंने खुद इससे सीएनटी एसपीटी का जो मेरा नोट्स है, मैंने 10-11 सही किया था पिछले बार भी। तो इस बार भी ये जो नोट्स है बहुत सरल भाषा में है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो सकता है आपको आए, क्योंकि बहुत रफली लिखा गया है, क्योंकि ये मेनली अपने तरीके से मैंने बनाया था अपने समझने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे बहुत समझाने का प्रयास करूँगा। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको याद करवा दूँगा। इसका भी बहुत सारे पार्ट आएगा, ये छोटा छोटा पार्ट अभी आ रहा है। धीरे धीरे इसका लगभग पूरा सीएनटी एसपीटी और जो अन्य है टोटल 12 क्वेश्चन। ये है कि कंफर्म अगर आप मेरा पूरा ये लेक्चर सुनिएगा, सीएनटी एसपीटी जो आएगा 12 सवाल आएंगे, कम से कम 10 सवाल कहीं नहीं आपको होंगे। ये 100% आप निश्चिंत रहिए। बस सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। चैनल में नए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले अध्याय 2 में क्या था। ठीक है, हमने शुरुआत बात कर लिया था, अध्याय 1 में कब बात किए थे। अध्याय 1 में मेनली प्रावधान मेन था, परिभाषा था, कृषि वर्ष ये सब था, है ना। भुक्त बंधक किसको बोलते हैं, जोत किसको बोलते हैं, कोड़कर किसको बोलते हैं, लगान क्या था, ये सब चीज़ें हम लोग बात किए थे। अगर नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लीजिए। मैं बहुत सरल भाषा में प्रयोग करूँगा, चीज़ें को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। राइटिंग का थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। तो आपसे जो सवाल आएगा मैं उस पर ध्यान से मैं बताऊँगा क्या पूछा जा सकता है। तो अध्याय 2, ठीक है, आपको अब ध्यान से सुनना है। अध्याय 2 4 से 8 तक है। ठीक है, अध्याय 2 धारा कितना से कितना है पहले ये पता होना चाहिए। अध्याय 2 में आपका धारा 4 से लेकर 8 तक है। और किस चीज़ के बात किया गया, तो काश्तकारों के वर्ग का बात किया गया। ठीक है, काश्तकारों के वर्ग का बात किया गया, टेनेंट्स ऑफ क्लास ऑफ टेनेंट्स का बात किया गया। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि काश्तकारों के वर्ग में कौन कौन आते हैं। तो ये पॉइंट अभी ध्यान में रख लीजिएगा। भूधारक आते हैं, रैयत आते हैं, दर रैयत आते हैं, और मुंडारी खुटकट्टीदार आते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा क्या मुंडारी खुटकट्टीदार जो है वो काश्तकारों के वर्ग में आते तो आते हैं। 4 मैंने बताया। ठीक है, धारा 4 में भी है, तो ऐसे याद रखिएगा, धारा जब 4 में ये है तो 4 लोग भी आएंगे। ठीक है, 4 आएंगे, भूधारक आएंगे, रैयत आएंगे, दर रैयत आएंगे, और कौन सा आएंगे, तो मुंडारी खुटकट्टीदार को भी शामिल किया गया। तो ये मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। ठीक है, अब आखिर एक सवाल आता है कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं। तो रैयत 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत और खुटकट्टीदार प्राप्त रैयत। ठीक है, तो अधिभोगी मतलब क्या हो गया, अधिभोगी मतलब हो गया वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार है। सिंपल सा बात है। अधिभोगी कौन होगा, जिसको अधिभोग का अधिकार है। अनधिभोगी कौन होगा, जिसको अधिभोग का अधिकार प्राप्त ना हो। सिंपल सा बात है। और खुटकट्टीदार प्राप्त रैयत कौन होगा, ऐसे काश्तकार रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो और दर रैयत कहलाता हो। ठीक है, खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत, जिसको ऑक्युपेंसी रैयत भी बोलते हैं। तो ऐसा काश्तकार हो गया या ऐसा रैयत हो गया जो किसी रैयत के अधीन हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कौन, खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। ठीक है, अधिभोगी को रैयत को ऑक्युपेंसी बोलते हैं, अधिभोगी को नन ऑक्युपेंसी बोलते हैं, और खुटकट्टीदार प्राप्त को भी ऑक्युपेंसी रैयत ही बोलते हैं। ठीक है, तो खुटकट्टीदार हो गया मतलब किसी रैयत के अधीन हो, जिसे दर रैयत भी कहलाता है। तो दर रैयत भी क्या हो गया, किसी रैयत के अधीन हो। ये ध्यान में आपको रखना है। तो 4 में हमने क्या बात किया, काश्तकार के वर्ग का बात किया। ठीक है, एक मिनट। 4 में हमने बात किया कि काश्तकार के वर्ग कौन से होंगे, अध्याय 2 में आता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपको कि अध्याय हमने 2 देख रहे हैं अभी हम लोग। तो अध्याय 2 कितना से कितने, तो 4 से 8 तक है। 4 में क्या है, तो काश्तकार के बारे में है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारा चीज़ याद करा दूंगा यहीं पे आपको। ठीक है, तो 4 में क्या है, आपको काश्तकार के वर्ग है। काश्तकार के वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो भूधारक आते हैं,
रैयत आते हैं, दर रैयत आते हैं और मुंडारी खुटकटीदार आते हैं। ठीक है, तो रैयत कितने प्रकार के होते हैं? तो रैयत 3 प्रकार के होते हैं। रैयत 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन काश्तकार काश्तकारों के अंदर 4 आता है। ठीक है, लेकिन रैयत 3 प्रकार के, अधिभोगी, अनधिभोगी और खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत, ये मैंने अभी तक आपको बताया। तो 4 हम लोग बात कर लिए। अटकी धारा बोल सकते, धारा 4 हमने बात किया। अब हम लोग चाहेंगे धारा 5 में। ठीक है, धारा 5 में आखिर क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए धारा 5 में क्या है, मैं चीज़ें यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। धारा 5 में है भूधारक। ठीक है, मेरा सेल्फ नोट्स है, इससे काफ़ी सवाल आपके लड़ेंगे, कन्फर्म रहिए। बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट लिखा गया है, जितना आपका काम बन जाए, क्योंकि इतना वर्ड इतना हार्ड दिया हुआ है CNTSPT में, दिमाग घूम जाता है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लिखे, बस आप सुनते रहिए और अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह वीडियो में और लाऊं। ठीक है, 5 में है भूधारक, 4 में हमने काश्तकारों का बात किया, 5 में भूधारक। भूधारक कौन हो गया? अपनी जमीन, वह व्यक्ति जो अपनी जमीन या दूसरे की जमीन पर खेती कार्य करता है। भूधारक मतलब कौन हो गया? वह व्यक्ति जो अपनी जमीन या फिर दूसरों की जमीन पर, या ठीक है, अपनी जमीन या दूसरों की जमीन पर खेती कार्य करता है एवं उसका लगान चुकाता है, उसको बोलते हैं भूधारक, जिसको लैंड होल्डर भी कहा जा रहा है। तो भूधारक हो गया क्या? ऐसा व्यक्ति जो अपनी या दूसरे की जमीन, ठीक है, खेती कार्य करता हो और उसका लगान चुकाता हो, उसको क्या बोलेंगे? भूधारक। ये ध्यान में रखना है। 5 हो गया भूधारक। ठीक है, 4 में काश्तकार हो गया, 5 में भूधारक। काश्तकार कितना प्रकार है? तो 4 प्रकार है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और रैयत के कितना प्रकार? तो 3 प्रकार है, मैं बता दिया आपको। 5 हो गया भूधारक। भूधारक कौन हो गया? जो अपनी जमीन या फिर दूसरों की जमीन पर धारण करता हो और उस पर लगान चुकाता हो। लगान चुकाना इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे भूधारक। 5 में हो गया भूधारक, हम लोग पढ़ लिए। 6 में क्या है? 6 में रैयत है। अब रैयत समझेंगे क्या है 6 में। 6 में क्या हो गया? वैसा व्यक्ति हो गया, वैसा व्यक्ति इसमें शामिल है, खेती के लिए भूमि धारण करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें हो गया वैसा व्यक्ति जो खेती कार्य करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार है। रैयत कौन हो गया? वैसा व्यक्ति हो गया जो खेती कार्य करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार हो गया। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, मैंने एक पॉइंट लिखा है, मुंडारी खुटकटीदार इसमें नहीं आते। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको 6 में। ठीक है, रैयत में नहीं आते, मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, रैयत 3 प्रकार का होता है, वो भी मैंने बता दिया। तो रैयत कौन हो गया? खेती के लिए जो भूमि धारण करने का अधिकार हो, खेती कार्य करने के लिए जो भूमि धारण करने का अधिकार हो, उसको बोलते हैं रैयत। लेकिन वही भूधारक किसको बोलते हैं? तो अपनी जमीन या दूसरों की जमीन पर खेती कार्य करता हो, लगान चुकाता हो। तो लगान चुकाना इंपॉर्टेंट है, लगभग दोनों एक ही टाइप से, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उसको समझना हम लोग को। अब 7 में क्या है? 6 आपको समझ में आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 धारा देखते हैं हम लोग। खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत, इसमें क्या हो गया? इसमें समझिए, किताब का भाषा नहीं समझ पाएगा, यहाँ से समझिए आप। ग्राम के मूल जो प्रवर्तक है, ठीक है, नरवंश द्वारा, ठीक है, ग्राम के जो मूल प्रवर्तक है, ठीक है, साथ में क्या हो गया? ऐसे समझ सकते हैं, जो ग्राम के मूल प्रवर्तक है, नरवंशज द्वारा जंगल में कृषि योग्य बनाने भूमि के रूप में विकसित किया गया हो। ठीक है, ग्राम के मूल प्रवर्तक है, नरवंशज द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया। ऐसे समझ सकते हैं कि खुटकटीदार, आप इसको ऐसे समझिए, दूसरे तरीके से। मैंने क्या बोला? साथ में क्या? पहले ऐसे समझिए, पहले है क्या वो समझिए। खुटकटी अधिकार युक्त रैयत है। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो वैसे रैयत होते हैं जो वैसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हैं जिससे उसके मूल प्रवर्तक या उसकी पर परंपरा के नर वंशज, ठीक है, ग्राम के मूल प्रवर्तक होंगे या फिर नर वंशज जो होंगे, ठीक है, के द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि, जंगल में वही लिखा हुआ, ग्राम के मूल प्रवर्तक या नर वंश द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि, ठीक है, कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो। ठीक है, जंगल में जो ग्राम के मूल प्रवर्तक है या फिर जो नर वंशज है, वो जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो, उसी को बोलेंगे खुटकटीदार अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। तो ये इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आप इतना भी ध्यान में रखिए, धारा 7 में तो को उससे भी काम चल जाएगा, खुटकटीदार अधिकार युक्त रैयत। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 8 में क्या ये देखते हैं। 8 में आपका मुंडारी खुटकटीदार, 7 में क्या है? तो खुटकटी अधिकार युक्त रैयत है, लेकिन 8 में आ गया मुंडारी। ठीक है, 8 में
मुंडा से ऐसे याद रखिए 8 में। हम लोग 4 में क्या बात किए तो काश्तकार बात किए, 5 में क्या बात किए तो भूधारक बात किए, 6 में क्या बात किए तो रैयत बात किए, 7 में क्या बात किए तो खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत बात किए, 8 में क्या तो मुंडारी अधिकार युक्त रैयत। दोनों मिलता जुलता है लेकिन 8 में मुंडारी है। ठीक है, मुंडारी क्या होता है समझिए, मुंडारी खुटकट्टीदार क्या होता है, वह मुंडारी, ठीक है ऐसे याद रखो, वह मुंडारी जिसने जंगल भूमि के, ठीक है ये जंगल भूमि ऐसे समझिए, वह मुंडारी जिसने जंगल भूमि के किसी हिस्से को, ये हिस्सा मान लेते हैं हम, ठीक है, जंगल भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। मतलब समझा आपको, मतलब कहा जा रहा है कि इसमें वह मुंडारी शामिल होंगे तो जंगली भूमि के किसी हिस्से, इतना समझ, ये जंगल भूमि है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं हम लोग, जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किए। ये जोत में लाने के लिए जो भूमि का अधिकार लिए, जो भूमि का पावर लिया है, उसी को बोलते हैं मुंडारी खुटकट्टीदार। मतलब समझे क्या बोले कि जंगली भूमि के किसी हिस्से को उनको जोत में लाना है, उसमें उस जोत में लाने के लिए जो भूमि पर जो अधिकार किए है, जो भूमि को अधिकार अर्जित किए है, उसी को बोलेंगे मुंडारी खुटकट्टीदार कहा जाता है। ठीक है, वही खुटकट्टीदार अधिकार रैयत क्या हो गया, या फिर उस ग्राम के जो मूल प्रवर्तक है या फिर जो नरवंशज है ना, जो जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया हो गया, उस खुटकट्टीदार अधिकार युक्त है। लेकिन जब मुंडारी का बात करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि जंगली जो भूमि है उसका कुछ भाग पर उसको जोत में लाने के लिए जो अधिकार मिला है उनको, या अधिकार अर्जित किया, उसी को बोलेंगे मुंडारी खुटकट्टीदार। तो साथ में मूल प्रवर्तक और नरवंशज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और 8 में आपको पता है कि उस भाग में, छोटा सा भाग में, जंगल भूमि छोटा सा भाग में उसको जोत में लाना है, तो जो अधिकार मिला है, भूमि का जो अधिकार अर्जित किया है, उसी को बोलेंगे मुंडारी खुटकट्टीदार। ठीक है, मुझे लगता है याद हो गया होगा आपको। अब देखिए, अब हमने 8 तक देख लिया, मतलब धारा 2 कंप्लीट हो गई, थोड़ा सा कट गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 आज देखेंगे हम लोग। अध्याय 3 क्या है, अध्याय 3 है, अध्याय 2 था कितना, 4 से 8 तक था। 4 में क्या था, फिर से बोलिए मेरे पास, काश्तकारों का वर्ग था, कितना प्रकार था, 4, रैयत कितना 3, 5 में क्या था, भूधारक था, 6 में क्या था, रैयत था, 7 में क्या था, खुटकट्टी अधिकारयुक्त रैयत था, 8 में क्या था, मुंडारी, 8 में मुंडा, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब 9 पढ़ेंगे। 9 में क्या है, अध्याय 3 है। अध्याय 3 कितना, अध्याय 3 कहाँ से 9 से लेकर 15 तक है। ठीक है, 9 से 15 तक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर 9 में क्या है, तो 9 में आपको हम बताते हैं अब क्या है। चलिए, 9 में लगान से रिलेटेड है, समझिए क्या है, इसको बहुत सरल तरीके से आप समझिए। 9 में कि अस्थाई बंदोबस्त, PS मतलब परमानेंट सेटलमेंट के समय लगान में परिवर्तित नहीं तो कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। मतलब ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, ये थोड़ा सा मैं इसका विश्लेषण कर देता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि अस्थाई बंदोबस्त के समय अगर लगान में परिवर्तित नहीं किया गया तो फिर लगान में वृद्धि नहीं की जाएगी, यही 9 में कहा गया है ना। मतलब कहा गया है कि यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय, मतलब स्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तन ना किया गया हो तो उसके लगान में वृद्धि नहीं की जाएगी, वही कहा गया। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के समय लगान में परिवर्तित नहीं किया गया तो कोई वृद्धि नहीं होगी किसमें, लगान में। तो 9 में क्या है कि लगान में कब वृद्धि नहीं होगी सो बताया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। 9A में क्या है, 9 क में कि लगान वृद्धि होगी कब, लगान वृद्धि होगी भूधारक या ग्राम मुखिया का जो लगान में वृद्धि कब होगी, ये ध्यान में रखना है आपको। 9 क में केवल उपायुक्त और राजस्व अधिकारी होगा, राजस्व अधिकारी के पारित आदेश से। ठीक है, 9 क में याद रखना है कि लगान में वृद्धि के बारे में बताया गया कि भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान में वृद्धि कब होगा, तो कब होगा, जब उपायुक्त या राजस्व अधिकारी आदेश पारित कर देंगे तब होगा। लेकिन 9 में वही बताया गया है कि लगान जब अस्थायी बंदोबस्त के समय लगान में परिवर्तित अगर नहीं किया गया तो लगान में वृद्धि नहीं होगा, ये 9 में बताया गया है। लेकिन 9 क में बताया गया है कि जो भूधारक है या मुखिया है या फिर ग्राम मुखिया, उसमें उनके जो है वो सिर्फ केवल उपायुक्त और राजस्व अधिकारी के पारित आदेश पर ही लगान वृद्धि किया जा सकता है, 9 क में बताया गया। ठीक है, अब 10 में क्या बताया गया, तो CNT 1869 एक्ट के तहत लगान वृद्धि नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखना है कि लगान वृद्धि नहीं होगी, सो बताया गया धारा 10 में। 11 में क्या है, रजिस्ट्री से संबंध 11 याद रखना है, रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान है। बस आपको इतना याद रखना है कि 11 में जो है, 11 में क्या है, जो भूधृति के अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण है। रजिस्ट्रीकरण से याद रखिए, रजिस्ट्री होगा 11 रुपये में,
कोड बता दे रहा हूँ, रजिस्ट्री कितना रुपये में होगा, 11 रुपये में, ठीक है, रजिस्ट्री होगा 11 में। ऐसे आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा CNT में। 12 में बोल देगा कि इनकार कर देगा, ठीक है, 12 में क्या बोल देगा कि इनकार कर देगा, रजिस्ट्री के लिए इनकार कर देगा, भूस्वामी रजिस्ट्री करने से इनकार कर देगा तो उपायुक्त चाहे तो रजिस्ट्री करने का आदेश दे सकता है। तो इनकार है, रजिस्ट्री से इनकार करेगा 12 में। 11 में क्या है, रजिस्ट्री है। 9 में क्या है, स्थायी बंदोबस्त में लगान वृद्धि नहीं होगा, अगर लगान वृद्धि उस समय नहीं हुआ तो नहीं होगा। 9 का में क्या बोला गया, लगान वृद्धि कब होगा, जब उपायुक्त और राजस्व अधिकारी आदेश पारित कर देता। 10 में बताया गया CNT एक्ट के तहत 1869 के तहत लगान वृद्धि नहीं होगा। 11 में रजिस्ट्री से संबंध है, वहीं 12 में इनकार करता है रजिस्ट्री से, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 11 में है रजिस्ट्री से, लेकिन रजिस्ट्रीकरण से, लेकिन 12 में इनकार करता है, ठीक है। अब हम लोग 13 देखते हैं। 13 याद रखना है कि लगान के विभाजन और वितरण से संबंध है, ठीक है। अब देखिए 13 में क्या बोलता है कि भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण उससे संबंधित, ठीक है। ये विभाजन या वितरण कब होगा, जब सूचना डाक से भेजी तो भूस्वामी द्वारा देय होगा, ये समझे। इसमें ये कहा जा रहा है 13 में कि यदि किसी भूधृति के विभाजन या वितरण की सूचना भूस्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा गया तो भूस्वामी को लगान, तो भूमि का लगान भूस्वामी द्वारा देय होगा, ये कहा गया, ठीक है। और अगर इसका आपत्ति होता है, आपत्ति कोई करता है तो DC पास आवेदन देना होगा। तो मतलब आपको इतना याद रखना है कि ज़्यादा इसका अंदर का बात याद नहीं रख सकते, तो ये जरूर रखना है कि 13 में क्या है, लगान के विभाजन और वितरण से संबंध है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और इसको देना कब होगा, जो अगर उनको डाक से भेज दिया गया तो देना होगा, ये ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 14 में क्या है, 14 में जमीन पुनर्ग्रहण से संबंध है, पुनर्ग्रहण नहीं है, ठीक है। ये जमीन पुनर्ग्रहण योग है तो पुनर्ग्रहण तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। कब नहीं होगा पुनर्ग्रहण, तो ये बता देना चाहता हूँ, जब निवास गृह है तब, नमाज स्थल है तब, निर्माण स्थल है तब, बाग है, खदान है, कब्रगाह है, तो ये सब में नहीं होगा इसका, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पुनर्ग्रहणीय कब नहीं होगा मैंने बता दिया। तो 14 में क्या है, जमीन को पुनर्ग्रहण से संबंध है, ठीक है। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेनली क्या है, रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी पुनर्ग्रहण जमीन को वापस ले सकता है, ठीक है। अगर रजिस्ट्री हो गया तो जो ये 14 में जो था उस जमीन को चाहे तो वापस ले सकता है, कौन, ये, ठीक है, भूस्वामी चाहे तो वापस ले सकता है। तो हमने क्या बात की आपको पूरा याद कराता हूँ। धारा 3 का मैं रिपीट कर देता हूँ। धारा 3 में अभी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको याद करा दूंगा सारा मैं। धारा 3 में है पहली बात, धारा 3 में अध्याय 3 किससे संबंधित है, भूधारक से। पहला पॉइंट ये सवाल पूछा जाएगा। आर्टिकल कितना है, 9 से 15 में। 9 में क्या है, 9 में बोला कि अगर अस्थायी बंदोबस्त के समय आपका लगान में परिवर्तित नहीं किया गया तो लगान वृद्धि नहीं होगा। लेकिन 9 का में बोला गया अगर भूधारक या ग्राम मुखिया का है तो अगर DC या फिर राजस्व अधिकारी चाहे तो अगर आदेश पारित कर दिए, आदेश पारित हो गया तो फिर लगान में वृद्धि की जाएगी। तो लगान वृद्धि और लगान नहीं वृद्धि है 9 में, अब वृद्धि है 9 का में, ठीक है। 10 में धारा में क्या कहा गया कि लगान वृद्धि नहीं होगा CNT 1869 के तहत। 11 में रजिस्ट्री से संबंध है, वही 12 में बोला कि रजिस्ट्री आपका इनकार करने से संबंध है, ठीक है। 13 में क्या है, 13 मतलब विभाजन, 13 मतलब विभाजन वितरण, ठीक है, विभाजन वितरण है, ध्यान में रखना। ये कब देना पड़ेगा, जब सूचना डाक से भेज दिया गया तो भूस्वामी द्वारा दे होगा, मतलब देना पड़ेगा उसको, ठीक है। 14 में क्या, जमीन पुनर्ग्रहण से संबंध, ठीक है, कब कब नहीं होगा, जब वो निवास गिरा है, निर्माण है, स्थल है, बाग है, उद्यान है, पूजा स्थल है, कब्रगाह है, खदान है, तब। लेकिन 15 में बोलता है कि ये हो सकता है रजिस्ट्री होने पर जो पुनर्ग्रहणीय जमीन है उसको वापस ले सकता है, कौन, भूस्वामी। तो मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ। 9 में हम लोग पढ़ लिया कि लगान में परिवर्तित नहीं होगा। 9 कब में पढ़े कि लगान में क्या होगा, लगान में आपका वृद्धि होगा, कब होगा, कंडीशन बता दिए। 10 में मैंने बताया कि CNT 1869 के तहत लगान में वृद्धि नहीं। 11 में क्या बोला, 11 रुपये रजिस्ट्री कर दो। 12 में बोला कि इनकार कर दिया। 13 में क्या है, 13 में लगान का विभाजन वितरण से संबंध है। 14 में क्या है, जमीन पुनर्ग्रहणीय से संबंध है, किस कंडीशन में नहीं होगा बता दिया। लेकिन 15 में क्या है, 15 में फिर से बोला कि अगर रजिस्ट्री हो जाता है तो भूस्वामी उसको जमीन पुनर्ग्रहणीय को वापस ले सकता है। ये वीडियो बताइएगा कैसा लगा। इसी तरह से मैं अगला वीडियो आपका आएगा, अच्छा लगा तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।